Hello students, welcome to COD classes. स्टूडेंट्स असाइनमेंट CHE09 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सेल थ्योरी के बारे में बताना है एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले ये बताना है कि प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी ये स्पीशीज़ हैं सबका एक बेसिक यूनिट है जिसे हम सेल बताते हैं। तो ये सेल थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है वो फीचर्स हैं फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले डायग्राम के बारे में अगर आप देखोगे डायग्राम में सेल वॉल के बारे में बताएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो बहुत सारी पेप्टाइड लिंकेज है जिनमें जिसे सेल वॉल बोला जाता है। और इसके बाद सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो डॉट्स यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं ये सारे के सारे ये साइटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन अंदर है। और प्लाज्मिड क्या होता है कि ज़्यादातर कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में मतलब कि फ्रेगमेंट्स किसके होते हैं DNA के, उन्हीं फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है प्लाज्मिड। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म ऑल्सो पोजेसेस नंबर ऑफ डेंस ग्रेन्यूल्स जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। और यहाँ राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है जहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको पार्ट्स को डिस्क्राइब करना होगा। इसके साथ बी पार्ट है गोल्गी बॉडीज़ और लाइसोसोम्स के बारे में बताना है। तो गोल्गी बॉडीज़ के बारे में एक टॉपिक था जिसके बारे में लेक्चर भी अपलोड किया जा चुका है, वहाँ पे विजिट करें डीपली अगर आपको ये टॉपिक के बारे में समझना है। तो गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं? दीज बॉडीज रिसीव न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज किए जाते हैं प्रोटीन्स वो गोल्गी बॉडी में चले जाते हैं। तो इनका काम एक तरह से कोडिंग का होता है। और इसके बारे में बताने के बाद लाइसोसोम्स के बारे में भी बताना है। उसका मेन फंक्शन The main function is involved in the selective breakdown of cellular macromolecules within the cytoplasm. और ये जो लाइसोसोम्स हैं इन्वॉल्व इन डैमेज्ड सेल्स स्कैवेंजिंग ऑफ डैमेज्ड एंड एज्ड सेल्स। और उसके साथ साथ जेनेटिक डिसऑर्डर में सच एज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर द लाइसोसोम एंजाइम एसोसिएटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। और इनका मेन काम जो है लाइसोसोम्स का एंजाइम्स की फॉर्म में है कि जो सेल्स हैं उनकी स्कैवेंजिंग करनी, उसके साथ साथ ग्लाइकोजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेना इसका काम है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट जिसमें कुछ 3 टर्म्स बताई गई हैं, उन तीनों को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? जो कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो कि मिरर इमेज ना होके नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, नोट डाउन कीजिए। एनोमर्स क्या है? कार्बोनिल कार्बन ऑफ मोनोसेकेराइड हैज नो कायरलिटी becomes asymmetric and following cyclization and resultant diastereomers are known as anomers. Anomers अल्फा बीटा एनोमर्स। और एग्जाम्पल में आप ग्लूकोज की एग्जाम्पल बेहतर होगी रिंग की फॉर्म में जिसकी दो फॉर्म्स हैं, बीटा एनोमर अल्फा एनोमर। म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन का मतलब है ऐसी रोटेशन जिससे क्या है कि मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आ जाए, स्पेसिफिक चेंज आ जाए। द ग्रेजुअल चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की ही एग्जाम्पल ले ली जाए तो जो ग्लूकोज है उसकी 2 फॉर्म्स हैं, अभी हमने पढ़ी हैं, अल्फा बीटा एनोमर्स हैं। तो उन दोनों में प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो 419 केल्विन पे मेल्ट होता है, जबकि क्योंकि उसके साथ साथ उसकी स्पेसिफिक रोटेशन पर्टिकुलर है। लेकिन बीटा की बात करें तो बीटा फॉर्म जो उसकी है वो 423 केल्विन पे मेल्ट करती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेल्टिंग पॉइंट में, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो म्यूटा रोटेशन प्रोसेस को बताना पड़ेगा। उसके बाद बी पार्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बताएं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि ऐसे फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड हों। अनसैचुरेशन का मतलब है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों, मल्टीपल बॉन्ड्स डबल ट्रिपल, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड।
तो इसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो बहुत तरह से हो सकती है, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब है वन, जिसमें वन यूनिट हो। वन यूनिट किसकी हो? डबल बॉन्ड की। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ऐसे फैटी एसिड्स को बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कुछ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन या फिर एनिमल्स में सिंथेसाइज किए नहीं जाते हैं बाय देयर ओन, तो उन्हें डाइट में सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो हेल्थ के लिए, वो ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए इसेंशियल होती है, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इसेंशियल फैटी एसिड्स। और एग्जाम्पल के साथ साथ और उसकी डायग्राम भी बनाई गई है, दोनों आप नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बताना है, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स ही होते हैं, उनकी एक ऐसी क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स कंबाइंड विद प्रोटीन नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स प्रोटीन्स। क्यों? And every reaction in a living organism is catalyzed by enzymes, which are also proteins. तो nucleic acids in the form of proteins ज़रूरत उनकी पड़ती है ताकि वो एज अ एंजाइम एक्ट कर सकें। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर जिनके लिए जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो होता है, उसे एनहांस करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती है। ईच सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज न्यूक्लिक एसिड्स। इन द सेल दे आर हेल्ड इन राइबोसोम्स एंड इन द न्यूक्लियस। कुछ पॉइंट्स हैं इसके अलावा, सारे के सारे आप नोट करें। बी पार्ट है एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। क्या होता है एक्टिव साइट का मतलब? क्या है? एंजाइम का वो पार्ट जहाँ पे सारे के सारी रिएक्शंस, कैटालिटिक रिएक्शन ऑब्वियसली, होती हैं। एक्टिव का मतलब है जहाँ पे सारी की सारी रिएक्शंस अकर करती हैं, उन साइट्स को बोला जाता है एक्टिव साइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम्स। लेकिन उसके साथ एक और क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि बाइंडिंग ग्रुप्स और कैटालिटिक ग्रुप आपस में कैसे डिफरेंट हैं। एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू अमीनो एसिड साइड चेन नोन एज बाइंडिंग ग्रुप्स, और जो बाकी होंगे, बाकी उसके रेस्ट ऑफ दीज बाइंडिंग ग्रुप्स आर नोन एज कैटालिटिक ग्रुप्स। बाइंडिंग साइड चेन्स कैन बाइंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबस्ट्रेट। कैसे बाइंड कर सकती हैं सबस्ट्रेट के साथ? थ्रू बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू। जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड साइड चेन ऑफ कैटालिटिक ग्रुप आर ऑफ पोलर टाइप ओनली। क्यों? बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो डिफरेंस एक ये हो जाता है कि जो बाइंडिंग, क्योंकि उनका नाम ही बाइंडिंग है, तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो बाइंड कर जाते हैं थ्रू सम इंटरेक्शंस लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर बॉन्ड्स। लेकिन जो कैटालिटिक ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। किसके? सबस्ट्रेट के। फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्ट, आइसोजाइम्स क्या होते हैं? आइसो का मतलब हो जाता है कॉमन। आइसो एंजाइम्स या फिर आइसोजाइम्स, दोनों ही सेम चीज़ है। तो आइसोजाइम्स ऐसे होते हैं, क्या होते हैं कि कुछ सपोज कीजिए कुछ एक एंजाइम है ए, दूसरा एंजाइम है बी, लेकिन ए और बी एंजाइम दोनों ही एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, पार्टिसिपेट एक ही रिएक्शन में कर रहे हैं, तो वो कॉमन हो गए, इसलिए ऐसे एंजाइम्स को आइसोजाइम्स बोलते हैं। और बेसिस ऑफ देयर नॉमेनक्लेचर वो एक्सप्लेन करा हुआ है विद डायग्राम, और उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे हेल्पफुल होते हैं वो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट वाइज। इसके बाद बी पार्ट में स्ट्रक्चर्स जो हैं पूछे गए हैं, तो स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीनशॉट लें और नंबर डाला हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों के यहाँ पे देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया था, इसीलिए यहाँ पे लाइन डाल के
यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये पूरा सेकंड है, ये पूरा थर्ड पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, जिंक और कोबाल्ट कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनका रोल है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, वो बताना है। जो जिंक है, जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती है, गोनेडल फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन सीरियल्स, pulses, and also present in vegetables, tubers, fruits, and also in dry fruits, nuts, or at a biochemical level, zinc is constituent or a cofactor for carbonic anhydrase, carboxypeptidase, and उसके साथ साथ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये मेन कंपोनेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं इन दोनों एंजाइम्स के थ्रू। और इसके साथ साथ कोबाल्ट के बारे में बताना था। अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, एनीमिया। कोबाल्ट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विटामिन B12, और जो कोबाल्ट है वो ज़्यादातर डायरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहता है। बी पार्ट, नेम 3 मिनरल्स जो कि इसेंशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो सबसे पहला तो कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम आपको पता होगा कि मसल्स में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम, और कैल्शियम उसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो उसे इनकी टैबलेट्स दी जाती हैं। और इट इज़ अ मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर बोन्स एंड टीथ, ये तो आप सबको पता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ अदर मिनरल आयंस, बाकी सारे मिनरल आयंस के फ्लो के लिए भी कैल्शियम हेल्पफुल है। और अमरनाथ एंड डमस्ट्रिक लीव्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम मिनरल। ये तो एक पॉइंट था। तो दूसरा मिनरल हो जाता है फॉस्फोरस। इट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, जो कि बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम भी एज कैल्शियम और फॉस्फोरस, it is important constituent of bones, and it is required as a cofactor in many enzymatic reactions. और एक्चुअली मैग्नीशियम एज इट इज पार्टिसिपेट नहीं करता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, इसका आयन, ये आयनिक फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। और उसके साथ साथ क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट मैग्नीशियम होता है। और नॉर्मल डाइट इज एडिक्वेट फॉर द सप्लाई ऑफ दिस मेटल। Sixth question, first part, what is meant by phosphate group transfer potential? अगर आप बायोमोलिक्यूल्स के एनर्जेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो डेल्टा G नॉट वैल्यू है, इट इज़ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। इसके साथ साथ ATP हैज़ अ टेंडेंसी, जो ATP हैं इनकी ये क्या करते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप के जो टर्मिनल पोजीशन पे ग्रुप्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकती है, कर सकता है ATP। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट। इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जो ATP की ये प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो ATP है इट हैज़ हाई फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र पोटेंशियल। मतलब ये जो है, जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, टर्मिनल पोजीशन के ग्रुप्स हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र पोटेंशियल। और ATP सिंथेसाइज के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है उसे पॉइंट वाइज एनर्जेटिक्स के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, और एनर्जी वैल्यूज़ हैं, फ्री एनर्जी की कुछ वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को डिस्कस किया गया है। बी पार्ट, हाउ इज़ द जनरेशन ऑफ ATP बाय ग्लाइकोलिसिस डिफरेंट फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है इट इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन उसकी हो जाती है। फर्स्ट स्टेप की बात करें ग्लाइकोलिसिस में, सबसे पहले पायरुवेट बनता है,
ये पॉइंट्स में इसमें लिखा गया है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें। और सेकंड स्टेप में, जो सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल में, द सेकंड स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज क्रेब्स साइकिल। तो फर्स्ट जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का माना जाता है, सेकंड स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्रेब्स साइकिल माना जाता है। और ये रिएक्शन लिखी गई है, आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखनी है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ही बताना था, वो के पॉइंट वाइज बताना होगा। और इस असाइनमेंट में टोटल 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 7th क्वेश्चन से लेकर जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ आप वीडियो देखें और इनको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है, आप उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी इस असाइनमेंट को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम वैसे भी ज़्यादा नहीं है। असाइनमेंट्स आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की भी होंगी। बाकी कौन से सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें। जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको इसका वेट ना करना पड़े। और अगर आपको फिर भी बहुत जल्दी है, आपको जल्दी इसको कंप्लीट करना है, पीडीएफ चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। वो पेड है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को वीडियो देख के नोट डाउन करना है वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज पे करके आप पीडीएफ ले सकते हैं और उससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या फिर भी फेसबुक। और बाकी देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।